बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? पहले तो मैं सभी इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये जो बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता होने से ये जो परिस्थितियाँ जो परिदृश्य बन रहा है, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा करके, जिसमें भी विशेष रूप से हिंदुओं को एक टारगेट करके उनके साथ में जो घटनाएं जो घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये एक सोचने का विषय है। 10 सालों के अंदर जो सड़कों का आप जाल देखें पूरे भारत के अंदर, आप इसका रेलवे का देखें, भारत आज रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनने की ओर है। नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह चौहान अपने YouTube चैनल दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ हैं जोधपुर के सुप्रसिद्ध वकील एडवोकेट रमा अवतार जी सिकवाल। आज हम इनसे बात करेंगे जो देश में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, इसी मुद्दे पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सिकवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? पहले तो मैं सभी इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये जो बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता होने से ये जो परिस्थितियाँ जो परिदृश्य बन रहा है, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा करके, जिसमें भी विशेष रूप से हिंदुओं को एक टारगेट करके उनके साथ में जो घटनाएं जो घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये एक सोचने का विषय है कि इसके ऊपर चर्चा भी हो और इसका एक दृढ़ता से एक इसका जो कहते हैं अपन उसका कठोरता से उसका अपन ये कहते हैं कि उसका प्रतिकार होना चाहिए इसका। सिकवाल साहब मेरे को ये बताओ, इस जो ये हत्याकांड वहाँ पे हो रहा है, अस्थिरता है राजनीतिक वहाँ पर, इसका असर क्या भारत पर पड़ेगा? इसका बिल्कुल पड़ेगा सर। अपन देखें कि जब ये पहले एक पाकिस्तानी हुआ करता था 1971 से पहले, जी जी, अपन वो यदि परिदृश्य देखें तो उस समय भारत ने इनके साथ में जो अत्याचार हो रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के साथ में, तो भारत ने इनका सहयोग करते हुए इनके साथ में जितने भी जो शोषण अत्याचार हुए उनको मुक्ति दिलाते हुए इनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको एक पूरे अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाने में पूरा साथ दिया था। और उस परिदृश्य के बाद में काफी लंबे समय तक इनका जो अपन ये कह दे कि इनका जो सोचने का या इनको अपलिफ्टिंग जो करने का था, तो भारत ने इनका खूब सपोर्ट किया और उसी का परिणाम था कि इतने लंबे समय तक वहां पर सब कुछ जैसे ठीक होने लगा और जो बाहर जो ताकतें हैं उन्हीं ताकतों की वजह से आज इसमें अस्थिरता आई है और जिसका नतीजा आज अपन देखते हैं। आपको नहीं लगता है कि भारत में कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स जो हैं, जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो इनको कवर फायर दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आज देखने का कोई बात ही नहीं है, ये तो सर सामने सबके जी कि आज जैसे ही बाहर ऐसी कोई गतिविधि हिंदू के साथ में होती है या किसी भी अल्पसंख्यक के साथ में होती है, तो उसका प्रतिकार किसी भी दूसरे संगठनों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और भारत में इतने आज इनके ओवरफायर देने वाले हो गए हैं कि हर छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर उनका सपोर्ट करने के लिए ये लोग आए दिन कोई जुलूस करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं। तो इनका डेफिनेटली असर, इसका इफेक्ट तो भारतीय जो इसको अपन कहते हैं, चाहे अपन उनके आंतरिक जो है आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ जो इनका भौगोलिक जो है वातावरण जो बना हुआ है सीमाओं का लेकर, इससे पूरा प्रभाव पड़ना है। आपको नहीं लगता है सिकवाल साहब कि जो बाबरी मुद्दा भारत से खत्म हो चुका है और फिर बाबर की जो नाजायज औलाद है, मैं खुले शब्दों में आपकी कहूंगा, जो बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में रख रहे हैं, तो ये क्या उचित है? नहीं, ये इसी मुद्दे को वापस बढ़ाने के लिए और देश के अंदर धार्मिक जो असहिष्णुता है उसी को एक सांप्रदायिक माहौल और उपाधि पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है।
ये केवल और केवल एक राजनीतिक और एक धार्मिक प्रोपेगेंडा है, जिनको बाहर से इनको बेनिफिट मिल रहा है, गौर फायर मिल रहा है, उसी के आधार पर ये भारत के अंदर ये गतिविधियां बढ़ा रहे हैं इसकी। भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, मौलाना मदनी है और भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग इनको कवर फायर तो देते ही हैं। इनके अलावा आप ये देखेंगे कि दीपू दास, जो एक गरीब हिंदू था, जो एक व्यवसायिक कपड़ा व्यवसायी के यहाँ पर एक नौकरी करता था, एक छोटा सा कर्मचारी था, उसको इस निंदा के आरोप के अंदर इन्होंने पकड़कर और बेचारे को जिंदा जला दिया। उसका क्या दोष था? हिंदू तो वैसे भी मैं अल्पसंख्यक है दूंगा सर इसके और सर एक मैं एक सेकंड सर, अल्पसंख्यक है हिंदू, और यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अगर तुलना कर ली जाए तो आप किस रूप में देखते हैं उसको? इसमें सर पहले तो ये इस निंदा का सवाल नहीं बनता इसका। तो चूंकि ये सर केवल एक राजनीतिक जो कह रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता होने से वहां पर बाहरी ताकतें जो है, जो अपन कह सकते हैं कि चाहे ये पाकिस्तान हो या ऐसी कोई भी कंट्री है, जो इनको सेक्युलर के नाम पर या अपने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब करवा रहे, और इसी का एक जो है ये हिंदू को अत्याचार का जो आया है ये ज्वलन, इसके ऊपर इस निंदा का तो वो एक जो छोटा व्यापारी है वहां पर जो नौकरी करता है वो कहाँ इस निंदा कर पाएगा, पहले ये बताएं। और इतनी समझ कहाँ होगी? इतनी समझ कहाँ होगी उसकी? और उसमें भी अपन आप देखें तो आप इसमें इस बात को देखें कि अभी वहां का परिदृश्य क्या है। बांग्लादेश का आज हिंदुओं के ऊपर अभी जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, ये पूरे विश्व के अंदर एक बड़ा सोचनीय विषय, दयनीय स्थिति बन चुकी है आज वहां के अल्पसंख्यकों की। आए दिन वहां पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनकी बहन बेटियों को उनको घर से उठा के ले जाते हैं, बलात्कार होता है, यदि विरोध करे उससे पहले उनको मार दिया जाता है इस निंदा के नाम पर, कहीं न किसी अपराध मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग कहते हैं अपन इसको। सर ऐसा है कि जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान का जब जन्म हुआ उस समय 17% हिंदू थे, आज 1% पे आ गए हैं। बांग्लादेश में 38% हिंदू थे जो आज 3% पर आ गए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और जो एक सेकंड और मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि जो 3% मुस्लिम थे भारत के अंदर आजादी के समय 1947 में, वो आज 30% हो गए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब सर पहले यदि मैं भारत के परिदृश्य में बात करूं जी, तो भारत का तो सर मूल सिद्धांत यही रहा, अतिथि देवो भव और जियो और जीने दो जी। लेकिन ये हमारे लिए आज परेशानी का सबब बन गया है। ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन यही यदि अपन पाकिस्तान में और देखें तो वो सेक्युलर के नाम पर केवल और केवल एक धब्बा बने हुए हैं। तो वहाँ है ही नहीं सर, वहाँ केवल अपने धर्म के नाम पर वो देश केवल एक बना था। धार्मिक धर्म का आधार पर ही तो उनके बंटवारा हुआ है देश का। जी, आज भारत का यदि पाकिस्तान में बंटवारा ये जो है धर्म के आधार पर ही हुआ है। और मैं तो उस समय भी और मैंने पहले भी कई बार मैंने ऐसा डिबेट में कहा है कि जब देश के बंटवारे धर्म के आधार पर हुआ हो तो फिर आज भारत में ये क्यों? हम आज 30 करोड़ लोगों का जो बोझ ढो रहे हैं ये हम क्यों ढोए? ये क्यों ढोए? दूसरा अपन अभी ज्वलन मुद्दा जो बांग्लादेश पे बात कर रहे हैं, आज वहां पर हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति हुई है ये क्यों हुई है? कहीं ना कहीं इस पर वहां पर राजनीतिक सह भी ये जो धार्मिक उन्माद जो पैदा करते हैं उनको मिल रही है, जो कट्टरता के आधार पर जो तकरीरें देते हैं कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक सह मिल रही है। और यही रीजन रहा है कि आज देखिए हजारों हजारों वहां पर हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, उनका साथ धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जाता है। लेकिन बोलने वाला आज वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं देखा जिन हिंदुओं का अत्याचार होते हुए किसी ने ये कहा हो कि नहीं वहां पर गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ में। जब इजराइल के अंदर हुआ था, जब इजराइल ने इन कट्टरपंथियों को वहां पे एग्जाम्पल शुरू किया था, तब आप देख रहे थे कि यहाँ भारत से आवाजें फिलिस्तीन के पक्ष में उठ रही थी। अब क्यों नहीं उठ रही है ये आवाज? कोई भी नहीं दे रही। ये सब कवर फायर देने वाले भारत में ही बैठे हैं, जो भारत के गद्दार जो है ये भारत में ही बैठे हैं जो उनको सह दे रहे। और आप विश्व पटल पर कैसे देखते हैं? अमेरिका इसका करता धरता ही बांग्लादेश का अमेरिका ही है, और चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश की मदद कर रहा है। आपको पता हो तो एक जमाने में असम के अंदर उल्फा बहुत
पॉपुलर था, आतंकवादी संगठन बिल्कुल था, बिल्कुल आतंकवादी था, संगठन था, अलगाववादी थे। उसका जो प्रमुख माओवादी थे, था, कम्युनिस्ट थे। उसका जो प्रमुख प्रमुख था वो परवेश बरुआ था। आज वो चीन की हुनान शहर में रह रहा है, ऐसा निर्वासित जीवन जी रहा है वहां पे। अब सुनने में ऐसा आ रहा है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां के थ्रू हमारे सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान चाइना के द्वारा परेश बरुआ को वापस बांग्लादेश में लाकर अस्थिरता का माहौल भारत में फैलाना चाह रहे हैं। और आपको पता हो तो आगे कुछ ही समय बाद में अपने आसाम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते ये केवल और केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना देश में, धार्मिक और सांप्रदायिक नहीं, सौहार्द खराब चाइना और करना। अमेरिका के बारे में आप क्या कहेंगे, जो एक कुछ है ये तो सर उनका पार्टी है सर, ये कह दो जैसे किसी देश में अस्थिरता कर रहे हो आप। डीप स्टेट के आपने पॉलिसी देखे हो तो सर अभी आप सीरिया की देखें, जी। अभी सीरिया का लेटेस्ट है। अभी आप श्रीलंका का बीच में हुआ, अब आज जैन जी का अभी जो नेपाल के अंदर हुआ, यही सेम आप यहाँ पर देखें। और जो कुछ लोगों की तो इच्छा थी कि भारत में भी जैन जी ऐसा विद्रोह करें, लेकिन उनका हुआ नहीं ना, फलीभूत नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, उनका फलीभूत प्रयास नहीं। फले नहीं। यहाँ पर जो अपन ये कहते हैं कि यहाँ की जो सरकारें थी इस बात से सजग थी और इसलिए उन्होंने उनको कंट्रोल में रखा इस बात का। यहाँ के जो लोग थे उन लोगों में देश के प्रति निष्ठा थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है और भारत के विकसित भारत बनाने का उनका जो सपना है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो सर अभी आज से अपन 10-15 साल 10 साल पहले भी जाके देखे देश की स्थिति परिदृश्य को जी। और आज वर्तमान में देखें तो आपको यहीं से आपको ये गैप जो है दोनों के बीच का, जो एक डेवलप कंट्री की ओर जो जाना चाहिए और जो पुराने जो स्थिति देखे उससे इससे साफ पता चलता है इस बात का कि 10 सालों के अंदर जो सड़कों का आप जाल देखे पूरे भारत के अंदर, आप इसका रेलवे का देखें, भारत आज रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनने की ओर है। आज भारत में नए नए उपकरण बनने जा रहे हैं, डिफेंस के नए ड्रोन्स बन रहे हैं, मिसाइल्स देखें, आप युद्धपोत देखें, हर क्षेत्र के अंदर आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। और निश्चित ही कुछ समय में आप सर देख पाएंगे इसमें कि भारत का जो इतना आज ग्रोथ हुई है आज डिफेंस के सेक्टर की, शायद इससे पहले कभी हमने नहीं देखी और शायद आपने भी शायद नहीं देखी होगी कि इतना जो डेवलपमेंट देखने को मिला है डिफेंस का। इवन आप इसमें भी देख सकते हैं आज भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो भी पिछले के दशकों में काफी फार बेहतर रही है। तो निश्चित ही जो प्रधानमंत्री के जो ये सपना जो उन्होंने देखा है तो ये बहुत जल्दी साकार होने जा रहा है। आप इस तरह के प्रश्न या बहुत व्यस्त समय निकाला है हिमाचल के लिए, भारत की जनता के लिए। आप भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो भारत के अंदर जो बैड एलिमेंट्स हैं, रोहिंग्यास हैं या बाहर के जो लोग आके बसे हुए हैं और भारत की कानून व्यवस्था को जो बाधित कर रहे हैं, रोजाना एक आपने एक नया, तो आप भारत सरकार से क्या कहना चाहिए? क्या इनको डिपोर्ट करना चाहिए? हमारा तो इतना ही कहना है कि आज यदि देश के अंदर यदि सांप्रदायिक यदि दंगे होते हैं या आज जितने भी जो अपराध होते हैं अधिकतम यही बैड एलिमेंट है जो बाहर से आकर के भारत में बैठे। यदि आज देश से निकल जाए तो आप मान के चलो देश के अंदर कम से कम करोड़ों करोड़ ये बैड एलिमेंट भारत में बैठे, जो बाहर निकल जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए तो देश के लोगों को रोजगार के साथ साथ भारत के अंदर ये जो आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते हैं इनमें बहुत कमी आ जाएगी। और इसके साथ ही जो पैसा इन पे खर्च हो रहा है यही देश के विकास और लोगों में खर्च होगा, यहाँ के नागरिकों में, तो इसका निश्चित ही आने वाले टाइम में बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट रहेगा। हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? हम इस चैनल के सभी दर्शकों यही संदेश देते रहेंगे कि जो दिलीप जी जो हमारे भाई साहब हैं ये बहुत ही निष्ठा से अपने पत्रकारिता का जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। इससे के लिए हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं और ये बहुत ही ओजस्वी और एक्टिवली इस कार्य के अंदर ऐसे ही लगे रहें।
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।